जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंसद। सुदर्शन के आज के जनसंसद में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आरपी सिंह जी, ब्रिगेडियर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। गोपाल अग्रवाल जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विद्वान हैं, सीए हैं, हमारे बीच और भी कुछ विशेष अतिथि है जो आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र जी है, जिनको पंकज भी कहते हैं। आप भोपाल केंद्र हैं और एक विचार के तौर पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी हमारे साथ हैं, धर्मपाल श्रोत पीठ भोपाल। सुभाष जिंदल जी हैं, वरिष्ठ राष्ट्रवादी चिंतक हैं। तमाम आप सब लोगों के साथ हम आज के जनसंसद की शुरुआत करें। आज के सुदर्शन की जनसंसद में प्रस्ताव रख रहा हूं, आप लोग अनुमोदन या विरोध या समर्थन में क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्या परिणाम होंगे और क्या उपाय होंगे, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे 1 घंटे तक। और हम चाहेंगे कि देश की मन की अभिव्यक्ति आपकी और हमारी चर्चा से हो और इस अभिव्यक्ति को भारत सरकार तक हम पहुंचाएं और सरकार उसके अनुसार अपने निर्णय में इसका सहभाग करे। मैं आज इस संसद में प्रस्ताव रखता हूं कि आज़ादी से अब तक दशकों से पाकिस्तान तमाम प्लेटफॉर्म पर, केवल सीमा पर ही नहीं, तमाम प्लेटफॉर्म पर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। उन षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए सारे प्रकार के नैतिक मूल्य छोड़कर किसी भी गैरकानूनी अमानवीय कृत्यों का तरीके का सहारा लेता है। इतने दशकों बाद भी हम पाकिस्तान को अभी भी भारत के फेवर्ड नेशंस के लिस्ट में रखे हैं। अब हमारे सैनिकों की आए दिन होने वाले तमाम सैनिकों के हुतात्मा आखिर हम कितने दिन होने देंगे। और इसलिए आज के इस जनसंसद में प्रस्ताव रखता हूं कि हिंदुस्तान अपने सर्व ताकत लगाए और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाए। मेरे इस प्रस्ताव में आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम शुरू में इस पूरे स्थिति क्या है, क्यों ऐसा प्रस्ताव रखने की बारी आई, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। मैं चाहूंगा कि अब आरपी सिंह जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखें। चौहान के साहब, ऐसा है कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ। जो पाकिस्तान के जिन्होंने नींव रखी पाकिस्तान की, वो हिंदुओं के खिलाफ थे, हिंदुओं के विरुद्ध थे, हिंदुओं को नफरत करते थे, हेट करते थे। और उस हेट पॉलिसी के ऊपर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। उनको आप अगर क्लास का अपना स्कूल कॉलेज का करिकुलम देखेंगे, उसके अंदर उनका पढ़ाई का कायदा से लेके कायदा फर्स्ट क्लास का जो होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक होता है, उसमें लिखा है जे से जालिम, सरदार की फ़ोटो, के से काफिर, तो चोटी जनेऊ लगा के एक पंडित जी बैठे हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं, वहाँ का बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ के करिकुलम में, इतिहास में जहाँ भी नाम आता है, उनको ऐसा कोई क्रुक, यानी कि एक जो बिल्कुल ही धूर्त आदमी किस्म का पेश किया जाता है हिंदुओं को वहाँ पे। और इसी प्रकार से उनकी जब इतिहास पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो 1000 साल भारत के ऊपर राज किया। उनका इतिहास में बीजापुर आता है, अहमदाबाद आता है, दिल्ली आता है, लखनऊ आता है, सब सिटीज़ आते हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करके, और अगर आपको शायद मालूम होगा, ये मिश्रा साहब जानते हैं कि 23 मार्च को उनका पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर के पूरी सेना के सब जवान ऑफिसर्स एक कसम लेते हैं कि जब तक हमारा परचम दिल्ली के लाल किले ऊपर नहीं फहराएगा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो उनके लिए 1000 साल। तो ऐसा जो देश है जिसका मूल एजेंडा शिक्षा से लेके, बल्कि शिक्षा शुरू होने के पहले बच्चों को भी यही पढ़ाते होंगे, तो जिनके बच्चों को भी ये पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, युवा को पढ़ाते हैं, वहाँ का राजनेता राजनीति में आता है तो हिंदुस्तान के विरुद्ध है, और वहाँ का आदमी सेना में भी जाता है तो भी हिंदुस्तान के विरुद्ध है, और कहीं पर भी नहीं जा सकता तो आतंकवादी बनता है हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए। तो क्यों नहीं ऐसे देश का हम नामो निशान मिटाएं। बीडी मिश्रा जी। सुरेश जी, जो प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये प्रॉब्लम तो दोनों देश के विभाजन के, हमारे इंडिपेंडेंट होने के पहले ही शुरू हो गया था। एक दिन पहले 14 अगस्त को
1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन जो इसका डीएनए है वो ये है कि 1958 में फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान वो वहाँ पर उन्होंने सत्ता हथियाई थी और उन्होंने भी एक मिलिट्री जनरल से भी को धोखा दिया था और धोखा दे के इस्कंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, उनको धोखा दे के और ख़ुद चीफ बने थे और उसके बाद फील्ड मार्शल बन गए। 1962 में जब वार हुई तो उस वक़्त चीन ने अटैक किया, उस वक़्त हमको रिवर्सेस हुए, लेकिन उस वक़्त तक फील्ड मार्शल अयूब खान के दिमाग में यह बात नहीं थी कि यह समझ में नहीं आया था उनको कि हम कैसे कंटिन्यू करें, पाकिस्तान में आर्मी का रूल हमेशा रहे। और उसके तहत उन्होंने 1965 में उनके जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वज़ीर ख़ारिजा थे और बड़े ट्रस्टेड आदमी थे, तो इन दोनों ने मिलके इन्होंने एक साजिश बनाई और इन्होंने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया जिसके तहत 30,000 सैनिकों को छद्म रूप से कश्मीर में भेज दिया। ये 5 अगस्त 1965 में शुरू हुआ और जब वो लोग आए तो उस वक़्त हमारी भी सेनाएं थी वहाँ पर, हम लोगों को पता लगा और एक एक करके सब मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक दूसरा ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। और ये प्लान ये था कि अखनूर जो ब्रिज है जहाँ से जम्मू से होकर के रजौरी, पुंछ, हर जगह हमारी सड़कें जाती हैं, हमारे कई डिवीज़न वहाँ पर हैं, इसको काट दिया जाए। और ये मामला शुरू हुआ, ये हुआ सितंबर में, और सितंबर में वो काफ़ी हद तक छमजोरियाँ कैप्चर करके आगे आ गए। तो ये जो पूरा हिसाब किताब हुआ ये सिर्फ एक दृष्टि से हुआ कि हम इंडिया को डिफीट करें और कश्मीर को ले लें। जब कश्मीर को नहीं ले पाए उसके बाद उनका एजेंडा ये रहा कि अब आर्मी को बड़े रिवर्सेस हो गए थे उनके यहाँ, हाजीपीर पास हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक टैक्टिस की और 65 को अपने पूरे अवाम को बताया कि हम लोग जीत गए, भारत जीत गए, हम देखिए छमजोड़ियाँ ले लिए। अनफॉर्चुनेटली ताशकंद में 19 जनवरी 1966 में हम लोगों ने उनको हाजीपीर पास वापस कर दिया और आदरणीय और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का वहाँ पर बड़े ही समझ में नहीं आया कैसे उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपना विजय दिवस मनाना शुरू कर दिया 1965 के वार का। और उसके बाद चूँकि वो काउंटर करना चाहते थे कि भाई पाकिस्तान इतना ये लोग कहते हैं, ये हैं वो हैं, यहाँ पर मिलिट्री हुकूमत है, कश्मीर को नहीं ले पाए, तो एक वहाँ से शुरू हुई साजिश आर्मी की। और वो आज तक है कि वहाँ पर आर्मी का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे। ये वहाँ की असली जो रीजन है क्यों वो लोग करते हैं उसका ये है कि अगर वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के रिश्ते सुधर जाएंगे तो आर्मी का वजूद ख़त्म है। वहाँ पर आर्मी उनका तकरीबन 40% इकॉनमी कंट्रोल करती है, 40% इकॉनमी। और वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी के जवानों को क्या मिलता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ किसी भी काडर में, किसी भी कंपनी में किसी को उतना नहीं मिलता है। तो इस साजिश के तहत काम हो रहा है। अब उसमें जो वेपन्स हैं वो क्या हैं, उसमें वेपन्स हैं, उनके तरीके क्या हैं। पहला तरीका उनका धर्म। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कश्मीर में उनको सूट करता है क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। हालांकि ये मुसलमान जितना भारतीय मुसलमान है मैं सबको पक्का भारतीय मानता हूँ, ये मेरी प्रेमाइस है, लेकिन वो अपने तरीके से वहाँ पर अलगाववादियों को बना दिया। यहाँ तक कि फ़रूक अब्दुल्ला जैसे लोग वो भी उनकी अब राग गाए जा रहे हैं। तो वो तो उनका पारिवारिक राग है। आप केवल फारूक अब्दुल्ला का क्या कहते हैं, उनके पिताजी का लीजिए, उनके बेटे का लीजिए। जब सुविधा चाहिए, जब वोट चाहिए तो अलगाववादी राग अपनाओ, जब दिल्ली में आना है तो यहाँ आके भाषण दो। 6% वोट पर यहाँ आ गए। हाँ। तो वो वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया। बाकी क्या, ये तो पहला मेथड था, यूज़ रिलीजन, धर्म का इस्तेमाल करो। दूसरा मेथड क्या है, जो बॉर्डर सेंसिटिव है वहाँ पर उन्होंने कहा भाई सीज फायर होगा
तो सीज फायर में उन्होंने कहा हम मान लिए, और हमारा देश विश्व में एक रिस्पांसिबल देश है, तो हम सीज फायर उल्लंघन नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से अपने बॉर्डर, अपने सीज फायर लाइन को क्रॉस करते हैं, 200-250 मीटर भीतर आते हैं, रात में एम्बुश लगाते हैं। हमारे सिपाही लोग, चूंकि हम लोग नहीं क्रॉस करते हैं, तो एम्बुश में फंस जाते हैं और लोग सिर काट के ले जाते हैं। सिर काटने वाली क्या कार्रवाई है? वहाँ पर जितने आतंकवादी संगठन हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सिपाही भारतीय सिपाही का सर काट के लाएगा तो 10 लाख रुपए उसको इनाम मिलेंगे। एक पब्लिक सेरेमनी होगी, उसमें उस सिपाही को गाजी डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तो उनकी दूसरी कार्रवाई है। और तीसरी कार्रवाई क्या है कि जितनी भी हमारी ट्रीटी हैं, अनफॉर्चुनेटली चाहे वाटर की हो, चाहे ये हो वो हो, उनको बड़ी फेवरेबल हैं, क्योंकि हमारे जो पहले नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बड़ा दिल था, तो उन्होंने कहा भाई इनको सब कुछ दे दो। तो उस तहत उसका गैर इस्तेमाल करते हैं। तीनों हथियारों को यूज करते हैं। गोपाल जी, अब आपकी सत्ता है, नेहरू के विचारों और नेहरूवियन सारी विचारधारा छोड़कर हिंदुस्तानी के नए सपने के साथ आपको सत्ता सौंपी है। इसके बावजूद एक सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ी जाए या सैनिकों को आपने कहा कि गोली मारने का आदेश दिया है, लेकिन दिखता तो नहीं है। हम सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं कि मच्छर जैसा कोई कश्मीरी आता है, थप्पड़ मार के जाता है, उसका हेलमेट गिराता है और पाकिस्तानी सीमा पे आकर सर काट के लेके जाता है, फिर भी आप चुप है, कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान का जैसे बताया अभी मेरे को पैनलिस्ट ने और आप सब भी जानते होंगे, उसका उदय नफरत पे ही हुआ था, भारत के प्रति नफरत से चला। और उसके बाद का सारा इतिहास अभी ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने हमारे सामने रखा, हम भी जानते हैं। वहाँ पे 4 सेगमेंट्स हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज का ये जो जन संसद है, इसमें पाकिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी को अगर हमें देखना है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 4 हिस्से हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट तो बन ही गया है, वो अपने आप में डिवाइडेड भी है। एक वहाँ पे सिविल सोसाइटी है, जैसे आम जनता होती है। दूसरी वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। तीसरी वहाँ पे जो टेररिस्ट का आउटफिट्स है, टेररिस्ट एक्टिविटी लोगों के, उनके सारे दाऊद के और उस तरह के जो आउटफिट्स हैं वो है। और चौथी वहाँ पे ISI और ये आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी। इन चारों को अगर हम सरकार की तरफ से क्लब करके एक साथ देखते हैं या चारों पे एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो दिक्कत आती है। इन चारों को हमें अलग अलग डील करना पड़ेगा और यही कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी की। दूसरी बात, जब अटल जी ने ये कहा था कि हम लोग जो है मित्र तो चूज कर सकते हैं लेकिन नेबर हमारे अपने चूज नहीं कर सकते, तो नहीं, इस पर मेरी एक मेरी पूरी मैं पूरी बात कर दूं। सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं पड़ोसी को बदला जा सकता है। पाकिस्तान को जीत लो, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान पड़ोसी नहीं रहा। कौन कहता है पड़ोसी नहीं बदला जा सकता? पड़ोसी बदला जा सकता है। पड़ोसी बदले हैं, हिंदुस्तान के पड़ोसी बदले, तमाम देशों के बदले हैं। सुरेश जी, मैं जो कह रहा था कि यह इन चारों 5-6 कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ हम चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारी सरकार है, उसने सर्जिकल क्रॉस, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, LOC क्रॉस नहीं करेंगे, इस बात को डिनाई कर दिया है, किया है और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और आज जो आप कश्मीर में भी देख रहे हैं इतना ज़्यादा, जो वो बौखलाहट क्यों है कि वह सब जगह से प्रेशर है। हमारे यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात पे पीछे लगा रहता है कि आप ये मिसगाइडेड यूथ्स हैं, इनसे तो आप बात करिए। सरकार उससे किसी भी तरह से जब तक बात करने को तैयार नहीं है और आर्मी को खुली छूट दे रहे हैं। देखिए, हर चीज़ को अलग अलग डील कर रहे हैं और वही करेंगे। आर्मी को, आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की आर्मी को हमारी भारतीय आर्मी जवाब देगी। जो इंटरनेशनल फोरम पे या कहीं भी बात करते हैं, सरकार की तरफ से जवाब देगी। सिविल सोसाइटी का अलग होगा और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अलग होगा। इन चारों पॉलिसीज़ को अलग से कर रही है और सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है और यह बात जानती है हमारी जिम्मेदारी। हम ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह सकते कि हमारी जो पाकिस्तान आज हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे आर्मी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है जिम्मेदारी, और उसको पूरी तरह से ध्यान में रख के ही इन चारों चीज़ों को अलग डील करके काम करेंगे। और उसमें जो रिसोर्सेज हैं, ये भारत की शक्ति है,
उसके जो चाहे चाइना का रोल है, हमारा अफगानिस्तान से दोस्ती करनी है, ईरान के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इन सारी चीजों को कर रहे हैं। आरपी जी, आप काफी इस पर आर्टिकल भी लिखते हैं और विषय रखते हैं। जो बात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गोपाल जी कह रहे हैं, ये तो बहुत लंबा खाका है। आम हिंदुस्तानी को तो ये पता है या ये चाहिए कि हमारे एक सैनिक का भी बाल बाका नहीं होना चाहिए, सर काटना तो दूर की बात है। ये कैसे होगा? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को, आई विल ब्रिंग इट बैक ऑन द ट्रैक। आप बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब संविधान पहला रखी गई थी नींव 12 मार्च 1949 को, 1949 को, पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ने उसको स्टेट, एक इस्लामिक स्टेट बनाया था। इस्लामिक स्टेट ये जिया ने या भुट्टो ने नहीं बनाया, ये इसने सैयद हफीज़ सईद ने नहीं बनाया, ये तो पहले से चला रहा है। और इस्लाम का क्या मुद्दा है? इस्लाम अगर आप पढ़ेंगे अच्छी तरह समझेंगे, इस्लाम का एक बैटल ऑफ बदर हुआ था, जो कि बड़ा मेजर बैटल था लाइफ में मोहम्मद प्रॉफिट साहब की। उसमें उन्होंने बाद में डिफीट करने के बाद उनके मुसलमानों के सिर काटे थे, जो मुसलमान नहीं थे, कुरैश थे। तो ये सिर काटने का सिलसिला उनके धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है। उसको आप तो एक मिनट मैं आपको रोकता हूं। गोपाल जी, जो आपने 4 बातें कही, ये 5वां मुद्दा आपने कहा ही नहीं। आप इस्लाम वाला एंगल आपने पॉलिसी में अगर नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान समस्या कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ कि एक बात रह गई थी, वो है कि जब भारत और स्वतंत्र हुआ था या भारत का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस वक्त वहाँ पे लगभग 30% हिंदू जनसंख्या थी। आज वो 2% से भी कम हो गई है। तो यह वाला भी एक बहुत मुद्दा है कि वहाँ पे एक तरीके से एक माइनॉरिटी जो हिंदू धर्म की, वहाँ पे उनके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के भी इशू है, ये भी एक मुद्दा है। केवल उनके साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी। आप कंटिन्यू करें। देखिए, दूसरी बात जो गोपाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने रखा है। पाकिस्तान समस्या को समझने के लिए ये पहलू कोई सेकुलर नेता, सेकुलर सोच वाले लोग रख ही नहीं सकते, लेकिन इस मुद्दे को ध्यान में रखे बगैर पाकिस्तान की समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। कंटिन्यू करें। उसके बाद उनकी जो स्टेट पॉलिसी है पूरे देश की, चाहे मुल्ला हो, चाहे जनरल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे मजदूर हो, सब बोलते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, कश्मीर लेके रहना है। हमारी क्या पॉलिसी है आज की? 70 साल में कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। कभी दोस्त बढ़ा लो, कभी हाथ हटा लो। सॉरी, आई कांट स्पीक, आई मीन हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई कंसिस्टेंसी पॉलिसी में है ही नहीं। सरकार बदलती, पॉलिसी चेंज हो जाती है। कभी हम उसको बिरयानी खिलाते हैं, कभी उनके चाय पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब तक कंसिस्टेंसी पॉलिसी में नहीं होगी, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंसी है, एक लगातार एक ही पॉलिसी। सर एक आदमी वही बोलता है। आपके यहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं मुसलमान पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, या हमारे कोई हिंदुस्तानी वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका अवभगत किया जाता है। हम बोलते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। ये ऐसी बात नहीं है। उनके दिल में एक ही बात है, हिंदुस्तान को ख़त्म करना है और लाल किले के ऊपर अपना परचम फहराना है। ये हर एक पाकिस्तानी की सोच है, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, तब तक इसका आप पहले प्लान क्या बनाएंगे? जब आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं, जब आप डायग्नोज ही नहीं कर सके किसी समस्या को, अब बीमारी इलाज क्या करेंगे उसका? सबसे बड़ी समस्या ये कि हम डायग्नोज नहीं कर पाए। क्या कंसिस्टेंसी, क्या? देखिए साहब, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर को अगर आपने लेना है तो उसके लिए बलूचिस्तान भी अब इसी स्थिति में है, जिससे बल्कि वर्स्ट स्थिति में है, जो कि कश्मीर के अंदर है। वहाँ के राजा ने कभी पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहा था। 1 साल के बाद उन्होंने हमला करके उसका कब्जा किया है और बंदूक के जोर के ऊपर सुल्तान जो खान था कलात को उससे साइन करवाए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर। तो किस प्रकार से वो भारत में अंदर मिक्स होना, वो मिलना चाहते थे। 27 मार्च 1947 को 27 मार्च 1948 को भारत के सेक्रेटरी मतलब फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद बलूचिस्तान। उसके बाद खान ने कहा कि मेरे साथ क्या धोखा किया आपने। इसी प्रकार से हमने पख्तूनिसान, जो कि आपका आजकल नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस था पहले और आजकल उसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। उसको नेहरू जी ने कहा कि हमारे लिए एक जो है बीच में पंजाब पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको नहीं रख सकते प्रांत। आम हिंदुस्तानी को तो ये पता है या ये चाहिए कि हमारे एक सैनिक का भी बाल बाका नहीं होना चाहिए, सर काटना तो दूर की बात है। ये कैसे होगा? तक हमारा पूरा देश सोचेगा, एक तरफ से ऑपोजिशन, धार्मिक नेता, पॉलिटिकल नेता, जनरल और ब्यूरोक्रेट एक लाइन पे नहीं सोचेगा, तब तक इसका कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। ये टेम्पररी है। बुखार हुआ, गोली यदि एस्पिरिन की ठीक हो।
बीडी मिश्रा जी, जो बात आपने कही कि इसका जो इस्लामिक वर्जन है, इस एंगल को समझना जरूरी है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन लगता है कहीं से कि पॉलिसी वाले ऐसा सोच भी रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहें आज कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार गड़बड़ है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि जो आज की नेतृत्व है भारत की सक्षम है, आर्मी का पूरा भरोसा है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात यह है कि सरकार सोच भी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन करना क्या है, हम किस लाइन पर सोच रहे हैं, शायद यह मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच में जो बेसिक है वो तो आर्मी का है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, क्योंकि वहीं से बातें शुरू होती हैं। लेकिन उसके अलावा डिप्लोमेसी, वाटर ट्रीटी, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का एम ऑन ग्राउंड जो बॉर्डर एक्शन टीम का काउंटर है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हर हफ्ते एक काउंटर होना चाहिए बॉर्डर एक्शन टीम का। हमारी भी बॉर्डर एक्शन टीम उसी तरीके से काम करें जैसे वो कर रही हैं। तो अगर हमारे भी हर साल में 52 सिर काट के हम लाएंगे तो उनको भी होगा कि हमारे यहाँ से भी सिर कट रहे हैं। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान का हम लोगों ने दो हिस्सा, पाकिस्तान को तोड़ दिया था, एक बड़ा हिस्सा बाहर चला गया, उसके बाद भी ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर वेस्ट पाकिस्तान का जो अभी उनका पाकिस्तान है, ये अगर अगली बार टूटेगा तो शायद हमको राहत 40 साल के लिए फिर मिलेगी और 40 साल तक पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। बलूचिस्तान हमारा एम होना चाहिए। आपको एक बात मैं और बताऊं, 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने कहा था, बलूचिस्तान का सिर्फ नाम लिया था और उन्होंने सिर्फ धन्यवाद दिया था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में एक बड़ा नाटक किया। 400 बलूचियों को पकड़ा, उनको हथियार दिया, उनसे सरेंडर कराया, उसकी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में फोटो गई। तो पाकिस्तान का एक सेंसिटिव पॉइंट है, पाकिस्तान की यह वीकनेस है और उसका एक ये ऐसा फ्लैंक है जो खुला है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस पर भी काम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ट्रेड कॉमर्स है उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को ये नहीं फील होना चाहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे। पाकिस्तान को हर दिन ये फील हो कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे और करते रहेंगे, ये फील होना चाहिए। बिल्कुल। गोपाल जी, देखिए, मैं हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उन दोनों की बातों से मैं वाकिफ़ रखता हूं कि जैसे अभी ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने भी कहा कि हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेनी चाहिए और वह ले भी रहे हैं और आर्मी को खुली छूट दे दी है। कहा भी है, डिफेंस मिनिस्टर अरुण जी ने आज भी कहा है कि आर्मी चीफ को कि आप अपने हिसाब से इस चीज़ को, जिस तरह एक आर्मी के एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए उस तरह से आप खुली छूट है। ना बॉर्डर क्रॉस करने की लिमिटेशन डाली है, ना किस तरह की क्रॉस एक्टिविटी एक्शन होना चाहिए उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, वह भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग काउंटर एक्शन में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। और आर्मी ने, चीफ ने बिल्कुल स्पष्ट, रावत साहब ने कहा है कि हम इसका एक्शन, इसके ऊपर काउंटर एक्शन करेंगे, उसका समय और प्रकार हम ही आर्मी तय करेगी। उसको ना डिस्कस किया जा सकता है, ना उसको वो खारिज किया जा सकता है, किया गया है कि ऐसा नहीं होगा। और उसी की देखिए, आप देखिए पूरा वहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, पूरे 740 किलोमीटर पे फुल लाइट्स पूरे दिए जा रहे हैं, वहाँ पे 4000 जवान और भेज दिए गए हैं और पूरी तरह आर्मी प्रिपेयर्ड है इसको एक्शन करने के लिए। और उसका ही आप आज पाकिस्तान में बौखलाहट भी देखते हैं। तो उसका जो काउंटर होता है वो कश्मीर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको जो इंसर्जेंसी जिसके हिसाब से करता है उसको वो करता है। उसका यहाँ पे हम देखते हैं कि उस तरह का कश्मीर में कुछ अलगाववादी वे करते हैं, उससे हमें डरना नहीं चाहिए और इससे ये नहीं मानना चाहिए। अगर हम उस बात से, कश्मीर में जो उनके
एक्शंस होते हैं उससे अगर सरकार घबरा गई या हम लोग ने सोच लिया कि हमारी सरकार इसलिए कमज़ोर हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसमें बात वो नहीं है, बात इस देश के सेना पे किसी को कोई शंका नहीं है, मोदी जी पर भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का मिलके जो ताकत है उसके बावजूद एक मच्छर जैसा पाकिस्तान इतनी हरकतें क्यों करता है, इससे लोग दुखी है और इसलिए कुछ चाहते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जन संसद देख रहे हैं। जन संसद में एक एक्सपर्ट पैनल के साथ और भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर भी हमारे साथ लोग हैं। तमाम दर्शक भी हमारे साथ यहाँ सांसद के रूप में संसद में मौजूद है और प्रस्ताव रखा गया है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए। हमने स्थिति क्या है, कारण क्या है, इस पर चर्चा की। इस स्थिति और कारणों पर नजर डालते हैं। हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट और दर्शक बैठे हैं उनकी भी राय इसमें लेते हैं। शुरुआत सुभाष जी से करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का 92(3) से स्टेटस दिया हुआ है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होता जो हम दे और दूसरा ना दे। सरकारें कई आली और चली गई। आज 2017 तक मतलब 17 और 8 25 साल से मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का स्टेटस हमने दे रखा है और पाकिस्तान ने अभी तक हमें नहीं दिया है। एक तो ये तुरंत खत्म होना चाहिए। गोपाल जी, ये एक तरफा प्रेम कब तक चलेगा? ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का बात है, यह है बिजनेस वाली बात। ये जो इंटरनेशनल फोरम, ये बाइलेटरल नहीं होता। ये सुषमा जी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बाइलेटरल रिलेशंस की बात है, और उसका हमारी आर्मी के एक्शन से या इंसर्जेंसी को रोकने से या जो अलग अलग जो और चीज़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। या तो जो सिंधु वाटर ट्रीटी है और सारी की चीज़ों से उसमें फ़र्क नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में बहुत चीज़ें आती है जो अभी जैसे आया, पाकिस्तान से सामान आ रहा है, करेंसी आनी जानी चाहिए, ये तो समझाता है। वाटर सिस्टम चल रहा है और सब चीज़ें, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं। नंबर 2 से नदियों का पानी इतना कीमती है, हम उसको फ्री में देते आ रहे हैं। क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा हो सकता है क्या? तीसरा जो हमें पता है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा उसका बेस इस्लाम है। इस्लाम जो है हिंदुस्तान का विरोधी है। उनका सिर्फ हिंदुस्तान को कब्जा करना एम नहीं है, सारे एरिया को इस्लामीकरण करना ये उनका एम है। जब तक ये रहेगा, यही रोज झगड़े करता रहेगा। इसका खात्मा दुनिया के नक्शे से जरूरी है। ऐसा इम्प्रेशन है भारत में कि मानो पाकिस्तान को मुसलमान और जिन्ना ने बनाया। अंग्रेजों की क्लियर शर्त थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यदि पास करेगी तभी भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगा। ये सबको पता है। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पास किया कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऑन रिकॉर्ड है। गांधी जी नेहरू को लेकर जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये प्रस्ताव बदल जाता है और कांग्रेस प्रस्ताव पास करती है कि भारत का विभाजन होगा। किसी भी कारण से यदि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दे या चीन को दे दे तो भारत उनको क्षमा करेगा? क्या हम नेहरू और गांधी के किए हुए इस रिकॉर्डेड गद्दारी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से ठीक नहीं कर सकते हैं? 1947 से 2017 हमको क्यों लगा? हमको इसलिए लगा कि इस देश में उनके वंशज बैठे थे। अब तो हमारा नरेंद्र बैठा है भाई, ऑन रिकॉर्ड है हमारे साथ की। और नेहरू ने केवल 2 पाकिस्तान नहीं दिए, नेहरू ने तिब्बत दिया है, नेहरू ने चीन को सिक्यांग दिया है। हमारे नरेंद्र को ये वापस लेना है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा।
पहली बात तो यह है कि पूरे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तान में 1947 में ऐसा हुआ था कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया तो उस वक़्त का जो एक इंपीरियल बैंक था हमारा, उसका कुछ शेयर समझौते के तहत पाकिस्तान को जाना था। लेकिन जब दो देशों में युद्ध होता है तो कोई देश दूसरा जो अटैक कर रहा है उसको पैसा नहीं देता। पता नहीं गांधी जी की क्या प्रतिभा थी, उन्होंने फोर्स किया इंडिया को, जब लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस वक़्त वो पैसा पाकिस्तान को भेजा गया। और दूसरा, नेहरू जी का छोटा भारत का कोई वो ड्रीम नहीं था, उनका यह था कि हमको इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो भी हो जाए, हिंदुस्तान रहे कटे जो भी हो, हमको अभी बनना है। ये नेहरू जी की सोच थी। और बाद में उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, इसकी उनको बड़ी ही लालसा थी, इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई कह के और उन्होंने भारत पर अटैक करवा दिया। और उसमें हमारे आर्मी की काफ़ी क्षति हुई थी। मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाई है और हम जानते हैं, इतिहास के बहुत लोग यहाँ पे विद्यार्थी होंगे, देश में भी हैं, कि यह जो ऐतिहासिक भूलें इन्होंने की और जो किसी न किसी स्वार्थपरक पर उसके अंतर्गत जो कश्मीर के प्रति या पाकिस्तान के प्रति जो हमारी 60-70 साल की कांग्रेस सरकार की जो एक्टिविटीज़ है, वह देश को इस कगार पे ले आई कि आज समस्या खत्म होने की बजाय इतनी विकट हो गई और जिसको कि अब ठीक करना है। ऐसे कई टीवी चैनल्स हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे और ऐसी एक्टिविटीज़ के टाइम ब्लैक डे मनाते हैं, जो इंटॉलरेंस के शब्दों को लेके देश में इंटेलिजेंसिया और युवाओं को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। तो उस सारी सोच को हमें अपने देश में भी ख़त्म करना चाहिए और सुदर्शन टीवी इस बात के लिए बड़ा अच्छा एक काम कर रहा है। तो ऐसे सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि मोदी जी के लिए आसान काम नहीं है, उनको सीमा के उधर के पाकिस्तान से भी लड़ना है और सीमा के अंदर के पाकिस्तान से भी लड़ना है, इसलिए हम साथ देने को तैयार है। बस थोड़ा एक्शन फास्ट करे, हम ये चाहते हैं। हाँ, सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो हमने अब तक दरिया दिल्ली दिखाई है, क्या उस दरिया दिल्ली दिखा के इसका समाधान निकाला जा सकता है या इसका समाधान हो सकता है? सबसे पहले हमें दरिया दिल्ली खत्म करनी पड़ेगी और उसके बाद में कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको हम ना बातों के माध्यम से इसका समाधान नहीं है, सब हमें एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन ही इसका समाधान है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं दरिया दिली वगैरह वगैरह, क्या इजराइल को हम दरिया दिल नहीं कहेंगे? उनकी दरिया दिली किसी को माफ करने में है या आपने एक सैनिक के लिए भी हजारों किलोमीटर दूर जाके वहां पर अटैक करने में है? किस में दरिया दिली है? जो टीवी चैनल पर तमाम लोग बुद्धिजीवी आते हैं और ऐसे तमाम टीवी चैनल हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं जो देश के सुरक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। जब तक ये बातें बंद नहीं होंगी हमको यही फेस करना पड़ेगा जो आज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है और जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो सही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ सुरेश जी कि देश ने जिस प्रकार कांग्रेस की सोच जो अभी यहाँ पे चर्चा हुई उसको ख़त्म किया, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अभी हैं जो जनता तो उनको अब रिफ्यूट कर ही रही है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे उस बात में हमारी आर्मी को, हमारे ही देश की सेना को डिसोन करते हैं कि वह लोग झूठ बोल रहे होंगे, इस तरह के हो रहे। तो जनता अब जागरूक हो रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात। दुनिया की सक्षम सेना हमारे पास है, दुनिया के ऐसे एनआरआई डायस्पोरा हमारे पास है जो इजराइल के पास भी नहीं होगा, इतना मजबूत है हमारे पास। इतना 3 करोड़ एनआरआई दुनिया में हमारे रहते हैं, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया के तमाम देशों का हम किचन बंद कर सकते, चूल्हा बंद कर सकते अगर उनका माल खरीदना हम बंद कर दे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर सकते? एक हमारे यहाँ एक प्रबुद्ध वर्ग है, एक खास वर्ग है जो अपने आप को, अपने देश की सरकार को राष्ट्रवाद की बातों से रोकने में अपने आप को बहुत बड़ा वो मानता है, लिबरल मानता है, उनको आप क्यों सक्सेस होने दे रहे हैं? उनको आप क्यों सक्सेस होने दे रहे हैं? उसका वह इतने सालों से उन्होंने अलग अलग संस्थाओं पे उस पे अपना जमा रखा है, उन्होंने सक्षमता बना के उस चीज को
धीरे धीरे से खत्म करना ही पड़ेगा। मतलब भारत को केवल बंदूकधारी पाकिस्तानी आर्मी से धोखा नहीं है, केवल बंदूकधारी आतंकवादियों से धोखा नहीं है, तो बल्कि बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान हमारे देश जो वैचारिक आतंकवादी हिंदुस्तान में बैठे, उनका भी खात्मा जरूरी है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी और जो लोगों के डाउट की बात हो रही थी, तो उन दिनों एक सोल्जर का मैसेज वायरल हुआ था मीडिया पर, और उसने ये लिखा था, ऐ मेरे पैर के फफूलों तुम लहू उगलो, ऐ मेरे पैर के फफूलों तुम लहू उगलो, मेरा देश मांगेगा मुझसे मेरे सफ़र का सबूत। ये सोल्जर ने लिखा था। बड़ी अफसोस की बात है अगर सोल्जर को ये लिखना पड़े। देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें MFN का रास्ता दर्जा ख़त्म कर दो या सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। कमांडो कोर्स में मिश्रा साहब जानते हैं, एक सांप पकड़ने की विधि सिखाई जाती है ऑफिसर्स को, कमांडोज को। उसमें जब आपकी तरफ सांप आता है तो सब उसकी पूंछ के ऊपर लकड़ी रख दीजिए, वो रिकॉयल कर जाता है। समझे मेरी बात? रिकॉयल वापस आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने पाकिस्तान को रिकॉयल करवाना है तो उसके अंदर चोट करनी होगी, और उससे ज़्यादा चोट करनी होगी जिस तरीके वो कर रहा है हमारे ऊपर। उसका तो हमारे उसके पास तो सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा है, हमारे पास बलूचिस्तान है, जहाँ के बड़े वीर योद्धा हैं जो कि तड़प रहे हैं कि हमारे को मदद दीजिए। दूसरा, आपने जो सांप को पकड़ने की बात की कि पूंछ पे अगर उस पे डंडा मारो तो पीछे जाता है, लेकिन वो जिंदा पकड़ना होगा तब ना। अगर मार के डालना है तो उसके फन पे मारना चाहिए, उसपे पूंछ पे नहीं मारना चाहिए। उसका भी तरीका बताया जाता है, वो भी सिखाया जाता है, और सांप खाना पड़ता है कमांडोज को। तो मैं बताता हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको रखेंगे कि वो जो ही गिरा उसके सिर पे कुल्हाड़ी मारो, हाँ, 4 चीज छोड़ के और काट के उसका बाकी मीट खा सकते हैं आप। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो है वो तो नेक्स्ट स्टेप है। तो दूसरी बात, मल्टी प्रॉग स्ट्रेटेजी की बात करें तो दूसरा जी, सबसे पहला तो हमें उनके अंदर खुद एक ऐसा अपना प्रभुत्व बनाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनवा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सॉरी अपना गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पीओ के अंदर, सभी जगह पर एक मूवमेंट चली हुई है जिसको कि भारत फायदा नहीं उठा रहा। इस समय पर सभी लोग परेशान है पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान इज नथिंग बट पंजाबी की आर्मी है, पंजाबी की ब्यूरोक्रेसी। ये सब जानते हैं, आर्मी जानती है, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते होंगे और नेता भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पंजाबी को चोट नहीं पहुंचेगी तब तक पाकिस्तान के अंदर ये इसी प्रकार का वैनम जो है जहर हमारे ऊपर डालता रहेगा। दूसरी बात, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी, चाहे CPC हो, चाहे ना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे हमारे कुछ और कमांडो के जो ट्रेन किए जाएँ, जिस प्रकार से हमने ईस्ट पाकिस्तान में किए थे 1971 में, जिसको जो बोट्स को ग्वादार पोर्ट के ऊपर डिस्ट्रॉय कर सकें। इस प्रकार की जब तक कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान बिल्कुल भी रिकॉयल नहीं होगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक से क्या फ़र्क पड़ता है? 10-20 आदमी मारने से कोई फ़र्क पड़ता है 18 करोड़ की आबादी को? इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि जब तक उसको तड़पाना नहीं, काटना नहीं है, तब तक उसके पैर पीछे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, तो उसके पेट के ऊपर लात मारनी पड़ेगी, हमें पेट को निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। मुझे ये कहना है, एक जो आपने कहा है उसी को थोड़ा और ध्यान दिलाते हैं। बलूचियों ने, पख्तूनों ने और सिंधियों ने कभी भी पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में कोई वोट नहीं दिया था। वो सदा भारत के साथ रहना चाहते थे। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाबी और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बड़ी संख्या ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था, मुस्लिम लीग के पक्ष में। तो यूपी के मुस्लिम तो बदल गए हैं क्योंकि वो यहीं रह गए 1947 के बाद। तो इसका मतलब है एक बहुत छोटा सेक्शन ये बचता है जो मूल रूप से पाकिस्तान चाहता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की संधि के तहत अंग्रेज़ों से जो वादे किए थे उसके कारण उन्होंने अपना काम किया। उनको भारत से कोई प्रेम नहीं था, उनको अपनी गद्दी से प्रेम था। लेकिन जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको हम सब लोग एक न्यायशील और वीर प्रधानमंत्री मानते हैं। तो एक न्यायशील और वीर शासक का ये कर्तव्य है कि वो बलूचियों, सिंधियों, पख्तूनों और शेष संपूर्ण भारतीय हिंदुओं के साथ न्याय करें और इसलिए पाकिस्तान को समाप्त कर दें, क्योंकि वो बहुत ही छोटे लोगों की इच्छा का फल है। जैसा आपने खुद ही बताया, वो पंजाबियों की पाप लीला का परिणाम है। और इसलिए
अगर हम वो उसको गाजी कहते हैं तो हम अपने राजा को न्यायशील और वीर कहेंगे, और अगर ये पुरानी सीमा ले आते हैं तो हम उनको विक्रमादित्य की भी उपाधि दे देंगे, जो गाजी से बहुत बड़ी उपाधि है। देखिए, हमारा सोचना यह है कि सिर्फ यूपी के पंजाब के मुसलमानों ने और ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों ने ही उनको वोट दिया था पाकिस्तान के लिए। नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 100% वोट्स वेंट टू मुस्लिम लीग। मद्रास प्रेसिडेंसी 100% वोट वेंट टू मुस्लिम लीग। मद्रास अपना उड़ीसा 100% वोट, बंगाल 93%, अब बिहार 78%, यूपी 83%। यूपी के अंदर मोहम्मद रफ़ीक किदवाई जो कि हमारे स्टार बॉय थे, अपना मौलाना आज तो लड़े नहीं, उनको मालूम था कि बुरी तरह से हारेंगे मुसलमान की सीट के ऊपर, तो मुसलमान मोहम्मद रफ़ीक किदवाई की तीनों जगह पर उन्होंने इलेक्शन का, तीनों जगह जमानत जब्त हो गई थी। ये बिल्कुल सोचना हमारा गलत है, किसी मुसलमान ने हमारे लिए फेवर में किया था, बिल्कुल गलत बात है। वो रह गए, हमारे भारतीय हैं, हम उनका प्रेम करते हैं जैसा कि अपने हिंदुओं से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। में दरिया दिल दिखाने से हमारे सैनिकों को पीटा जाता है, पाकिस्तान को दरिया दिली दिखाने से हमारे सैनिकों की गर्दन काटी जाती है, तो हम किस तरह इसको ख़त्म करें? कश्मीर की जो आप बात कर रहे हैं, आज की परिस्थिति जो वाकई है वहाँ पर वो ये है कि कश्मीर को पाकिस्तान इस कगार पर ले आया है जहाँ वहाबी तबका हावी हो गया है, और उन सब का एक साजिश आज के दिन में जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि वो इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। वहाँ के जितने नारे हैं उसमें यही है कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप अल्लाह अकबर कहिए, और अगर हमारा रिश्ता पाकिस्तान से है तो वह है ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो ये वास्तविकता सबको भारतीय को समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन हम उठा के नहीं डाल सकते हैं। यह वेपन का इस्तेमाल जहाँ पर दोनों न्यूक्लियर वेपन्स के स्टेट हैं, दोनों तरफ से हो सकता है। आंसर वहाँ पर यह है कि जितने पिन प्रिक्स हमको मिल रहे हैं वहाँ से, उतने ही पिन प्रिक्स हर हफ्ते जो हमारे 7 डिवीज़न हैं, 7 डिवीज़न के फ्रंट पर हर हफ्ते उनको पिन प्रिक मिलें, उसी तरीके का जिससे कि आज हम इतने ज़्यादा हमको कष्ट हो रहा है, ये उनको लगातार मिलना चाहिए, बॉर्डर पर मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने पूरा जितना उनकी एक फ़िलासफ़ी थी, वो कहते थे मीट पाकिस्तान मोर देन हाफ वे। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारी खुफिया एजेंसी थी सबको तोड़ दिया और तोड़ के ख़त्म कर दिया। उसको बहुत ही टाइम लगा बिल्डअप करने के लिए। हमको वह इस्तेमाल करना चाहिए वेपन जिसका कोई ट्रेस ना हो। हम उनके यहाँ वही ब्लास्ट करवाएं, उनके यहाँ वही हम आतंकवादी काम करवाएं जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। बाद में आपके उस न्यूक्लियर वाले में जोड़ता हूं, बहुत पाकिस्तान परस्त हिंदुस्तान में रहते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान परस्त पाकिस्तान के हर बात में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान भारत पे अणुबॉम्ब मतलब न्यूक्लियर थ्रेट दिखाता है, तो क्या जब भारत पे न्यूक्लियर बम पड़ेगा तो यहाँ के मुसलमान और पाकिस्तानी परस्त को नहीं मारेगा और केवल हिंदू को मारेगा? इतनी मूर्खता क्यों है? नहीं, वो जब बम गिरेगा तो सीताराम येचुरी, डी राजा, मैं तो नाम लेके बताना चाहता हूँ, सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, ये लोग भी मरेंगे। ऐसा नहीं कि इनकी एक कवच की बॉडी है। एक बात मैं बताऊँ कि जो टेम्परेचर न्यूक्लियर डेटोनेशन में होता है उससे मेटल गल जाता है, तो अगर वो कवच पहने हैं तो भी गल जाएंगे। इनकी ये भूल है। और ही मेटल के है, भारत के मेटल के तो नहीं है जिनका नाम आपने लिया है। हाँ, अब देखिए, ऐसा है कि जितनी स्थिति इस टाइम पे गंभीर है कश्मीर में, इससे भी ज़्यादा 1990 में हुई थी। मैं वहाँ पे CO था, बटालियन कमांडर था। उस टाइम पे हमने जो कार्रवाई की, मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें बताया है कि हमने क्या क्या किया था। और मैं कुछ जो चीज़ें क्लासिफाइड नहीं वो बताना चाहता हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने भी लीडर हैं इनके, चाहे हुर्रियत के हों, चाहे सेपरेटिस्ट के हों, चाहे उनकी फैमिलीज़ हों, उसके ऊपर गार्ड लगाना चाहिए। किस प्रकार से आपका सैयद साहब गिलानी का बेटा जो है अच्छी नौकरी कर रहा है, किस प्रकार से मलिक की वाइफ जो है JKLF के चीफ की, वो पाकिस्तान में रहती है और यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से रिसीव करके उसको दिल्ली से लेकर चले जाते हैं। क्या हमारे जवानों की फैमिलीज़ नहीं हैं? जब तक हम उनकी पूंछ नहीं मरोड़ेंगे तब तक वो हमें बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली। उनको पता है कि सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी उनकी फैसिलिटी बंद नहीं हुई है।
आजकल टेररिस्ट बनना, टेररिस्ट की फैमिली के ऊपर गार्ड लगे हुए हैं बचाने के लिए। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके भाई अच्छी अच्छी नौकरियों में, कई टेररिस्ट के भाई जो है पुलिस के अंदर हैं और वो टेररिस्ट बंदूक लेके घूम रहा है। बुरहान वारी का फादर स्कूल का टीचर है। जितने बिकाऊ कश्मीरी हैं, इतना कश्मीरी के सिवाय इतना बिकाऊ आदमी कोई है ही नहीं। कश्मीरी को कोई भी खरीद सकता है। आप लीडर्स को पैसे दीजिए, आपकी बात करेंगे। ये तो हमने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि उनको करने दिया। 700 रुपए रोज की है। 60 लाख यहूदी हैं, 20 लाख नॉन यहूदी हैं। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ करीब 30 से 32 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जहाँ वो रह रहे हैं। ये 1948 में करीब 6 लाख आए थे। 5 मुसलमान देशों ने कहा कि उठा के समुद्र में डाल देंगे और 6 दिन के बाद पैलेस्टाइन को खाली करके सारे मुसलमान चले गए थे। इजराइल कर सकता है। 1947 के बाद यूनाइटेड नेशंस के होने के बाद कांग्रेस ने जो नरक किया सो नरक किया। 3 साल में हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? इसलिए वहाँ जेएनयू नहीं है, इसलिए वहाँ जेएनयू नहीं है, वहाँ पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, सुनिए, वहाँ पर और यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल की नहीं है, वहाँ पर ऐसे लीडर नहीं है ममता बनर्जी जैसे, लालू यादव जैसे। वहाँ पर देश एकजुट है, वहाँ के नेता एकजुट हैं इस मामले पर कि हमारी देश की सुरक्षा हो। हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो हमारी उम्मीद इसलिए सफल नहीं हो रही है कि हमारे ऐसे लोग हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। ब्लेम बहुत हो चुका है। वी फिक्स द ब्लेम कि वी नो कांग्रेस इज यूजलेस पार्टी, माना उसको देश के बादशाह ने निकाल दिया, खत्म हो गई बात। हाउ आर यू फिक्सिंग द प्रॉब्लम? यस, मैं बता दूं कि देखिए कश्मीर की समस्या, कश्मीर के अंदर जो समस्या है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट कैंप है और जो वहाँ की आर्मी कर रही है, और उन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन पे नहीं जा सकेंगे। कश्मीर की समस्या वो हमारी इंटरनल समस्या, उसमें पाकिस्तान का रोल है, फिर भी हमें अलग ढंग से डील करना है। सरकार कर रही है, सरकार स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है। बातचीत, वो बहुत प्रेशर है, फिर भी बातचीत के लिए उन अलगाववादी तत्वों से बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत प्रेशर हमारे लोग भी करते हैं। सरकार का काम होटल चलाना नहीं है। सरकार का काम इस संविधान के तहत बहुत से काम करना नहीं है, लेकिन सरकार का काम निश्चित रूप से विदेश से और आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस, और किसी भी देश में, रूस में, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इस तरह के देशद्रोही डिसेंट का वॉइस देते हैं। खुलेआम देशद्रोह का तो संविधान और इंडियन पीनल कोड में व्यवस्था है। मैं अगर अभी आपको अकेले में गाली दे दूं तो मैं जेल में होंगी। ये देश को गाली दे के जेल में नहीं है। मैडम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैडम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने अभी एपिसोड देखा होगा साध्वी प्रज्ञा का। आपने कहीं स्टेटमेंट दिया किसी अखबार में या किसी टेलीविजन चैनल पर कि उसके साथ क्या जाती हुई है? आपके कोई भी, आपके जितने न्यूज़ चैनल हैं, किसने उसको दिखाया? और उसके साथ किसने जाती हुई थी? इसलिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये प्रूव करना चाहती थी कि हिंदू टेररिज्म है। मैडम, किसने, इतने लोग बैठे हैं, किसने इसकी चर्चा की? मेरा खून इसलिए खौलता है कि सिर्फ एक चीज प्रूव करने के लिए जो सरकारें हैं वो ऐसा गड़बड़ काम करती हैं कि ये उठा लिया, उसको पीट के यहाँ पर कैबेज बना के रख दिया। व्यक्तिगत नहीं है, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। आपके कम से कम 200 चैनल दिल्ली में होंगे। कितने हैं? 450। कितने चैनलों ने दिखाया? क्या उनकी जमीर मर गई है? क्या उनकी इंसानियत मर गई है? क्या उनकी सेंसिटिविटी मर गई है? उसके लिए हिम्मत चाहिए, वो केवल सुदर्शन के पास है। देखिए, अभी आर्मी के चीफ ने भी कल कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि आर्थिक प्रगति और देश की मजबूत डिफेंस, ये दोनों साथ चलनी चाहिए। ये काउंटर नहीं है कि डिफेंस होगा तो आर्थिक प्रगति नहीं करें, इन दोनों को साथ चलना चाहिए।
और बैलेंस करके चल रहे हैं। हम कर रहे हैं। कई बार अपन ऐसा देखते हैं ना कि कोई गाड़ी पुरानी हो जाए तो बार बार मेंटेनेंस करने से अच्छा है कि एक बार में नहीं ले ले। तो एक बार इस पड़ोसी को खत्म कर दो, दूसरा पड़ोसी आ जाएगा तो ये बार बार का खर्चा बच जाएगा। देखिए, आर्मी का अटैक एक पहलू, सिंपल एक पहलू है। हम कोर्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम उसको इकोनॉमिकली ब्लॉकेट कर सकते हैं, हम डिप्लोमेटिक उसको आइसोलेट कर सकते हैं, हम उसके जितने प्रोजेक्ट हैं उनको इंटरफेयर कर सकते हैं। हम में ताकत है ये। उसके लिए किसी सरकार को ऑपरेशन से पूछने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सरकार अकेले कर सकती है ये। कोर्ट ऑपरेशंस की किसी की परमिशन नहीं चाहिए हमारे को। हमें ऑपरेशन से बातचीत नहीं करनी है, हमें मीडिया में नहीं देना है। अगर फर्ज करो 10 पटाखे आज 10 बम फटते हैं बलूचिस्तान के अंदर, कौन जिम्मेदार है? हम तो जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान बोलता है, सबूत होने के बावजूद बोलता है कि हमारे हम जिम्मेदार नहीं, तो हम भी कह सकते हैं हमारे पास जिम्मेदारी नहीं। ये चीज़ें नहीं तक होंगी तब तक पाकिस्तान रिकॉइल नहीं होगा। इसी प्रकार से हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मेरे को दुख होता है। आप तो बम फोड़ने की बात करें, सुदर्शन अकेला चैनल है जो बलूचिस्तान से आने वाले नेताओं को पिछले 8 सालों से अपना मंच देता है। तो भारत के कुछ मीडिया वालों ने मुझे मंच पे पूछा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि आप बलूचिस्तान के नेताओं को सुदर्शन का मंच देके पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को खराब करें। हाँ। ऐसे तो लोग हैं यहाँ पर। प्रश्न गोपाल जी से है। गोपाल जी, बाहर पाकिस्तान के लोगों को तो बात की बात है, हम लोग जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उनको जब हम पकड़ने जाते हैं तो उनको सेव क्यों किया जाता है? उन्हें बताया क्यों नहीं जाता? आप हमें छोड़ दीजिए हिंदू संगठनों को। हम पाकिस्तान से पहले जो हमारे अंदर जो तथाकथित पाकिस्तानी है, हम उनके पहले टुकड़े करना चाहेंगे। घर का भेदी लंका ढाए कहा जाता है, और यहाँ तो इतने सारे भेदी हैं। अभी अभी सिंह साहब पंजाबी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे, और मैं इनसे ये भी कहना चाहूँगी कि मुसलमानों की बात तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम उनकी भी बात करें कि जो यहाँ रहकर जब भूखे मरते हुए आए थे और आज उनके पेट भर गए। कहा जाता है कि पेट भरने के बाद आदमी का दिमाग बदल जाता है। जो तैमूर पैदा कर रही हैं, जो यहाँ पर आकर तैमूर पैदा कर रही हैं, वो समय को भूल गए जब उनके पूर्वज यहाँ पर आए थे। तो मैं, और एक और है, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। कई ऐसे भी हैं जो आज वहीं के पंजाबी हैं, हिंदू हैं। मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए आज कह रही हूँ जो ये भी कहते हैं कि गाय की स्किन, गाय खाने से तो बड़ी अच्छी स्किन हो जाती है। तो हम क्यों ना मुसलमानों के साथ साथ जो यहाँ पर हमारे भेदी छुपे हुए हैं, हम मोदी जी से बहुत उम्मीद रखते हैं। मोदी जी हमारे सबके प्रिय हैं, हम चाहते हैं कि वो युद्ध करें। वो उनका दिमाग चल भी रहा है, अपने आप कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सबका फर्ज नहीं है कि एक सेनापति का हम साथ दें? सेनापति अकेला तो युद्ध लड़ नहीं लेगा। जब सेना के 4 सिपाही इधर जा रहे हैं, 4 सिपाही इधर जा रहे हैं, तो अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? तो आज की डेट में हम सबको मिलकर मोदी जी का साथ देना होगा और एक बहुत सक्षम सेना बनानी होगी, तब जाके युद्ध होगा। इस तरह से युद्ध नहीं होगा कि सब मोदी जी के ही पक्ष में है। अरे जब सारी सेना सेनापति के विपक्ष में है तो सेनापति कैसे युद्ध कर लेगा? तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बन गया और सरकार भी कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को देख लें, चाहे केंद्र में देख लें, तुष्टीकरण की नीति को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना देश के गद्दारों के साथ वो जरूरी है। देखिए, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ इस बात का। सबसे बड़ी बात ये, हमारा एक ऐसा व्यवस्था बन गई है, आई डोंट नो व्हाट टू से। जिस बार लेडी की आप बात कर रहे हैं, जिसका तमिल रंग पैदा किया इस बच्चे ने, उसको मालूम ही नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। She thinks that they all are same. बिल्कुल, क्योंकि आज के हीरो सलमान खान, आमिर खान और ऐसे रहेंगे तो हालत यही होने वाली है। उसका कारण ये है, बिल्कुल, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, आपने पढ़ा भी था मेरे ख्याल से बिल्कुल जी। इसका कारण ये है कि इनको पूरा का पूरा ISIS का पैसा आता है, दाऊद का पैसा आता है। मुसलमान हीरो होगा, बढ़िया कहानी होती है, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी होती है, बढ़िया डायलॉग्स होते हैं, बढ़िया गाने होते हैं, बढ़िया हीरोइन होती है, बाहर की लोकेशन होती है, पिक्चर हिट होनी है। अगर हिट होगी तो हीरो बनेगा वो। आज से 40 साल पहले जब बच्चे थे, मुसलमान एक्टर जो थे, दिलीप कुमार नाम रखा हुआ था यूसुफ खान ने, अजीत का भी मुसलमान था, जगदीप मुसलमान था, मीना कुमारी मुसलमान थी, मधुबाला मुसलमान थी, नरगिस मुसलमान थी। तो ये काम क्यों हमारी कभी गलती है ये? आज तो उल्टा हुआ है, आजकल अब तो उल्टा हुआ है। कई लोगों को नाम बदलना पड़ रहा है, बॉलीवुड में टिकना है तो, और नाम नहीं बदल पाते तो उनके गुट में जाके भाईजान कहना पड़ रहा है। ये तो स्थिति आई है आज बॉलीवुड में। चलिए, आज हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और पूरा मुद्दा मेरे साथ अगर सहमत है तो हाथ अपना मत सांसदों की तरह आप भी उठाइए। क्या भारत सरकार पाकिस्तान का नामो निशान मिटाए? मैं तो दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं। और
मैं कह रहा हूं तोड़ दो। स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी तो है। स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपने राय को रखा। हम आशा करते हैं कि हमने जो राय रखी है भारत सरकार इस राय को प्रत्यक्ष कार्यान्वित करेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।